हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासेस विद पूनम। आज हम क्लास 11th की सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक स्नैपशॉट का सेकंड चैप्टर करेंगे। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ द एड्रेस और इसके राइटर है मार्गा मिंको। ये जो स्टोरी हमें टू वैल्यूज़ के बारे में बताती है, तो सबसे पहले वही डिस्कस कर लेते हैं कि वो हमें किसके बारे में बताती है। द स्टोरी हाईलाइट्स द ट्रेजेडी ऑफ वॉर। स्टोरी किस चीज़ को हाईलाइट करेगी? ट्रेजेडी ऑफ वॉर। अब देखिए, युद्ध का परिणाम हम सबको पता है कि अगर कहीं पर वॉर हो जाता है तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोगों के लव्ड वंस मारे जाते हैं, उनके रिलेटिव्स मारे जाते हैं, तो उनके बिना अकेला रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग युद्ध के बाद बच जाते हैं उनकी भी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, और यही चीज़ जो है इस चैप्टर में शो की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया है ह्यूमन ग्रीड के बारे में कि इंसान का लालच जो है किस हद तक जा सकता है, एंड द एम्प्टीनेस ऑफ द मटेरियल पोजीशंस व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द लव एंड द रिलेशनशिप। जब मटीरियल चीज़ें जो होती हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं, वो उन लोगों से जुदा हो जाती हैं जिनकी वो होती हैं, तो वो किस चीज़ को फील करवाती हैं? एम्प्टीनेस, यानी कि खालीपन को फील करवाती हैं। ये सब चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। इसके साथ साथ द नरेटर अंडरस्टैंड्स दैट द ट्रू मेमोरीज लिव इन द हार्ट, नॉट इन द लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। नरेटर जो है लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में हमें ये फील करते हुए, ये अंडरस्टैंड करते हुए दिखाई देगी कि भाई जो ट्रू मेमोरीज होती हैं वो लोगों के दिलों में रहती हैं, ना कि किसी ऑब्जेक्ट में रहती हैं। अब आखिर ऐसा राइटर के साथ क्या हुआ कि उसको ये सारी चीज़ें फील हुई, और क्या क्या उसके साथ घटनाएं हुई, किस वॉर के बारे में बात की गई है, वही सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हाँ, किस टाइम की ये बात है। एक्चुअली 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, और जो हॉलैंड है वो जो है इस वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हॉलैंड शामिल नहीं हुआ था, और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन जर्मनी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। और जर्मनी में उस टाइम पर जो है हिटलर का राज चल रहा था, और हिटलर क्या कर रहा था, जितने भी जूस थे, जू ये क्या होता है, एक तरह का रिलीजियस होता है, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम होते हैं वैसे ही जूस भी होते हैं। सो जर्मनी में जितने भी जूस थे उन सब लोगों को उसने पकड़ पकड़ कर मार दिया था। तो हॉलैंड पर जब उसने आक्रमण किया तो यही सेम चीज़ उसने जो है हॉलैंड में भी की। जितने भी हॉलैंड में जूस थे उन सब की फैमिलीज़ को उसने ढूंढा और पकड़ा और मार दिया, या फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उनको ले गया। सो जो राइटर की फैमिली थी वो भी क्या थी, एक जू फैमिली थी, और वो लोग भी जो है वॉर के टाइम पर छिप रहे थे। अब छिपने के बाद वॉर जब ख़त्म हुआ तो राइटर की जो मदर थी उसकी डेथ हो चुकी थी, सिर्फ राइटर ही अकेली रही थी। और अकेले रहने के बाद जब वो वापस अपने घर आती है और वो सोचती है कि भाई हाँ, उसकी मदर की जितनी भी चीज़ें थी वो उनको वापस ले लेगी, लेकिन जब वो उन चीज़ों को देखती है तो कुछ और ही फीलिंग आती है, और लास्ट में डिसाइड करती है कि भाई हाँ, वो चीज़ें उसको अपने पास नहीं रखनी है। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई हाँ, राइटर की फैमिली के साथ क्या क्या हुआ था। द नरेटर, अ यंग गर्ल हु हैड सर्वाइव्ड द वॉर। नरेटर एक यंग गर्ल जो कि युद्ध में, वॉर में बच गई थी, वेंट इन सर्च ऑफ फैमिलीज बिलोंगिंग। वो जो है अपनी फैमिली की बिलोंगिंग्स के सर्च के लिए गई। आफ्टर द पीस रिटर्न, जब शांति स्थापित हो गई थी उसके बाद से। ओके, यानी कि जब पूरा वॉर, युद्ध खत्म हो गया था 1944 में, और राइटर बच गई थी, उसकी फैमिली का और कोई मेंबर नहीं बचा था, लेकिन सिर्फ राइटर बच गई थी। तो उसने क्या डिसाइड किया कि भाई हाँ, उसकी फैमिली की जितना भी सामान था उन सबको वो इकट्ठा करेगी। ओके, सी वेंट टू द हाउस ऑफ द मिसिज डॉर्लिंग। वो जो है मिसिज डॉर्लिंग के घर गई। अब मिसिज डॉर्लिंग कौन थे? मिसिज डॉर्लिंग राइटर की मदर की एक एक्वेंटेंस थी। एक्वेंटेंस क्या होते हैं? जान पहचान वाली। ना तो ये क्या होता है, ना तो वो फ्रेंड्स होते हैं, ना ही वो रिलेटिव्स होते हैं, वो सिर्फ थोड़ी बहुत जान पहचान वाले होते हैं। तो मिसिज डॉर्लिंग जो है राइटर की मदर की एक्वेंटेंस थी, जान पहचान वाली थी। आ वुमेन हु during the difficult days of war had taken away many of their valuable possessions। एक वोमेन जो कि वॉर के डिफ़िकल्ट डेज के टाइम पर उनकी बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें अपने पास ले गई थी, ऑन द प्रीटेक्ट्स ऑफ कीपिंग देम सेफ। किस प्रीटेक्ट्स में? कि भाई हाँ, वो उनको सेफ रखेगी और जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो वो उनको वापस लौटा देगी। व्हेन द नरेटर्स मदर वॉज अलाइव, जब नरेटर की मदर अलाइव थी, शी हैड ट्रस्टेड मिसिज डॉर्लिंग एंड हैड गिवन हर हाउसहोल्ड आर्टिकल्स सच एज सिल्वरवेयर, एंटीक प्लेट्स, क्रॉकरी, कटलरी एंड टेबल क्लॉथ, बिलीविंग दैट शी वुड रिटर्न देम लेटर। जब राइटर की मदर अलाइव थी तो उसने जो है मिसिज डॉर्लिंग के ऊपर ट्रस्ट किया और उसको जो है अपने हाउस होल्ड आर्टिकल्स दे दी, बहुत महंगी महंगी, जैसे कि सिल्वर के बर्तन यानी कि चांदी के बर्तन, एंटीक प्लेट,
क्रॉकरी, कटलरी, टेबल क्लॉथ, इस यकीन के साथ कि भाई हाँ जब युद्ध खत्म होगा तो मिसिस डॉर्लिंग जो है उनको वापस लौटा देगी। ओके, तो क्या ऐसा सच में हुआ? आफ्टर द वॉर द नरेटर विजिटेड द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। वॉर के बाद नरेटर जो है इस एड्रेस पर जाती है, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ये जो एड्रेस था वो उसकी मदर ने उसको एक बार बताया था जब मिसिस डॉर्लिंग जो है उनके घर से सामान लेकर जा रही थी। तो पहली बार जब राइटर मिसिस डॉर्लिंग को देखती है और उसके बारे में पूछती है तो उसकी मदर बताती है कि ये मेरी जान पहचान वाली हैं और हमारी चीज़ों को सेफ रख रही हैं युद्ध के दौरान, और जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम इनसे ले लेंगे। तुम जो है इस एड्रेस को याद रखना, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, नंबर 46, इस एड्रेस को तुम्हें याद रखना है। तो इसी एड्रेस के ऊपर जो है राइटर युद्ध खत्म होने के बाद जाती है। लेकिन When Mrs. Darling opened the door, she seemed uneasy and tried to avoid the narrator. जब मिसेस डॉर्लिंग ने डोर ओपन किया और सामने राइटर को देखा, वो थोड़ा सा अनईजी हुई और उसने जो है राइटर को अवॉइड करने का सोचा। मतलब कि वो राइटर को अवॉइड कर रही थी, उससे बात नहीं करना चाहती थी। राइटर ने उसको कहा कि मैं सिर्फ आपसे 5 मिनट बात करना चाहती हूँ, मैं थोड़ा बहुत आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो मिसेस डॉर्लिंग जो है थोड़ा सा टाल मटोल करने लगी कि भाई हाँ अभी नहीं, अभी तो मैं तुमसे बातें नहीं कर सकती, अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं है। शी didn't allow her come inside and spoke coldly. उसने जो है उसको घर आने से भी मना कर दिया और बहुत ही रूड वे में उसके साथ बात की और एक्सक्यूज़ बनाना स्टार्ट कर दिया कि भाई हाँ मेरे पास टाइम नहीं है और तुम फिर कभी आना। The narrator immediately sensed that Mrs. Darling had no intention of return the possessions. तो उसकी इन बातों से और उसके व्यवहार से जो है राइटर इमीडिएटली समझ गई थी कि भाई हाँ मिसेस डॉर्लिंग उसके सामान को वापस नहीं लौटाना चाहती और वो वहाँ से चली गई थी। जाती है और गली में जाते हुए वो किसी चीज़ को भी नोटिस नहीं करती है और वो जो है स्टेशन पर पहुँच जाती है। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन के अंदर बैठती है तो उसको जो है मिसेस डॉर्लिंग का वही वाला फेस याद आ जाता है जब उसने उसको फर्स्ट टाइम देखा था, जब वो उसके घर से सामान लेकर जा रही थी। तो जैसे ही उसको वो बातें याद आती हैं तो नरेटर एकदम से ट्रेन में से उतरती है और डिसाइड करती है कि भाई हाँ दोबारा से वो जो है मिसेस डॉर्लिंग के घर जाएगी ही जाएगी। ओके, देन द नरेटर अगेन वेंट टू द हाउस। दोबारा से वो गई। दिस टाइम अ यंग गर्ल परहैप्स मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर ओपन द डोर एंड लेट हर इन। नरेटर दोबारा से उसके घर पर गई। इस बार जो है मिसेस डॉर्लिंग वहाँ पर नहीं थी और एक यंग गर्ल ने जो है घर का दरवाज़ा खोला था। शायद वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी थी। उसने दरवाज़ा खोला और उसको घर के अंदर आने दिया। और मे बी यहाँ पर भी मिसेस डॉर्लिंग होती तो शायद वो जो है उसको घर के अंदर नहीं आने देती। As she entered, she saw her own family's things arranged in a strange house. जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करती है तो वो क्या देखती है कि उसकी फैमिली की जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पर वो बहुत ही गंदे तरीके से अरेंज की हुई थी, बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से और बहुत ही स्ट्रेंज से हाउस में उनको अरेंज किया गया था। एक्चुअली ये सारी चीज़ें जब उसके घर पर थी तो उसकी मदर जो है उनको बहुत अच्छे से अरेंज करके रखती थी और बहुत संभाल कर रखती थी क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। लेकिन यहाँ पर उसने देखा कि किस तरीके से अस्त व्यस्त है, किस तरीके से स्ट्रेंज वे से जो है ये सारी चीज़ें अरेंज की गई है। द फैमिलियर कटलरी, एंटीक प्लेट्स एंड द ओल्ड फैशन लैम्प, इवन हर मदर्स टेबल क्लॉथ वर देयर। सारी चीज़ें जो उनके घर की थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी। क्या क्या चीज़ें? कटलरी, एंटीक प्लेट्स, ओल्ड फैशन लैम्प और इवन उसकी मदर का बनाया हुआ जो टेबल क्लॉथ था वो भी वहीं पर था। बट नथिंग गेव हर कंफर्ट। लेकिन किसी भी चीज़ ने उसको कंफर्ट नहीं दिया। देखिए हम चीज़ें खरीदते जाते हैं ये सोचने के लिए भाई हाँ ये हमें कंफर्ट देंगे, लेकिन जब हम चीज़ें खरीदते हैं और उनको अच्छे से रखते हैं वो देते भी हैं हमें कंफर्ट। बट यहाँ पर उसने क्या देखा कि ये सारी चीज़ें कितने गंदे तरीके से रखी हुई हैं, जिन चीज़ों को उसकी मदर बहुत संभाल कर रखती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है राइटर को कंफर्ट नहीं दे पाई। इवन उसको बहुत बुरा फील हुआ, बहुत अनईजी फील हुआ क्योंकि ये सारी चीज़ें जो उसको उसकी मदर की याद दिला रही थी और वो याद करके जो है बहुत परेशान हुई। तो राइटर जो है इन चीज़ों को वहाँ पर देखती है। इंस्टेड दे लुक्ड ओड एंड सफोकेटेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। कंफर्ट देने की बजाय ये सारी चीज़ें जो हैं मिसेस डॉर्लिंग के हाउस में क्या लग रही थी? ओड लग रही थी, बहुत ही अलग लग रही थी और सफोकेटिंग लग रही थी। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ इन चीज़ों को देखकर बहुत सफोकेशन हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा था उसको। ओके, The narrator felt that the objects which once brought warmth and belonging had now lost all their meanings. अब नरेटर ने क्या फील किया कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो कभी उसके लिए वार्मथ
और बिलोंगिंग्स लेकर आते थे। यानी कि जब ये सारी चीज़ें उसके घर पर थी तो उसको देखकर बड़ा बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसके घर में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उसकी मदर ने अरेंज की हुई थी, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें अपने मीनिंग को खो चुकी हैं, क्योंकि उसकी मदर भी जो है युद्ध के दौरान मारी गई है और उसकी मदर की जो चीज़ें थी वो भी बड़े बुरे तरीके से रखी हुई थी, तो ये सारी चीज़ें अपना मीनिंग खो चुकी थी। दे ओनली रिमाइंडेड हर ऑफ द पेन, सफरिंग एंड द लॉस कोज्ड बाय द वॉर। ये सारी चीज़ें बस उसको क्या याद दिला रही थी? पेन, सफरिंग और वॉर में जो उसका लॉस हुआ है, बस यही चीज़ें, यही सब याद दिला रही थी। शी रियलाइज दैट हर फैमिली, हर मदर एंड हर ओल्ड हाउस होम वर गॉन फॉर एवर। और इन चीज़ों को जब वो इस तरीके से देखती है तो उसने सडनली रियलाइज़ किया कि उसकी फैमिली, उसकी मदर और उसका जो पुराना घर था वो सारी चीज़ें हमेशा के लिए उससे दूर चली गई हैं। एंड विद देम द रियल वैल्यू ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो लॉस्ट। और इन सब चीज़ों के साथ जो है उनकी रियल वैल्यू भी चली गई है। She decided not to take anything back because holding on such belongings would not tie her to the past full of sorrow. सो उसने डिसाइड किया कि वो कोई भी चीज़ लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ वो लेकर जाती तो उसको जो है उसके पास्ट की याद दिलाती रहती और वो जो है इनको देखकर दुखी होती रहती, परेशान होती रहती। क्वाइटली शी लेफ्ट द हाउस चूजिंग फ्री herself फ्रॉम द बर्डन ऑफ द पास्ट। उसने जो है बिल्कुल चुपचाप से घर को छोड़ दिया और क्या डिसाइड किया कि वो जो है पास्ट के बर्डन से फ्री हो जाएगी। मतलब अगर वो इन चीज़ों को अपने घर वापस ले जाती जहाँ पर अभी वो रह रही थी, एक रेंटेड रूम में वो रह रही थी, उसका घर तो जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था वॉर में। उस रेंटेड रूम में अगर वो उसको ले भी जाती तो ना तो इतनी इनफ जगह थी इन सब चीज़ों को रखने के लिए, और जैसे जैसे वो इन चीज़ों को देखती उसकी मदर की याद आती रहती और उसकी मदर की याद, इन चीज़ों को देखकर उसकी मदर को याद करके वो रोती रहती। सो उसने क्या डिसाइड किया कि वो जो है पास्ट के बर्डन से अपने आप को फ्री कर देगी। द नरेटर फेल्ट दैट शी हैड नो प्लेस फॉर देम ईदर इन हर होम और इन द हार्ट। और इसके साथ नरेटर ने ये भी फील किया कि इन चीज़ों के लिए ना तो उसके घर में जगह है, क्योंकि अभी वो छोटे से रेंटेड रूम में रह रही थी, और ना ही जो है उसके दिल में जगह है, क्योंकि अगर वो इन चीज़ों को अपने दिल में रखती तो क्या होता, सिर्फ और सिर्फ सोरो, सिर्फ दुख और परेशानियाँ ये चीज़ें उसके लिए लेकर आती। सो द नरेटर डिसाइडेड टू फॉरगेट द पास्ट एंड मूव ऑन इन द लाइफ। इसलिए राइटर ने डिसाइड किया कि वो जो है पास्ट को भूल जाएगी और आगे जो है अपनी लाइफ में मूव ऑन करेगी। सो यहीं पर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो राइटर क्या देखती है कि भाई जो ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी मीनिंग नहीं रहता कोई भी, जब वो अपने मास्टर से क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली वीडियोस में हम जो इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।